नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा क्लासेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज देखेंगे कि आज हम लोग जो एल्केन होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आज एल्केन के, राइट ना। इसके पहले वाला और वीडियो आपने जरूर देखा होगा कि कैसे हम लोग एल्केन को बनाते हैं, कैसे हम लोग ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से बनाए, कैसे ऊटज अभिक्रिया के माध्यम से बनाए, फ्रैंकलैंड मेथड से बनाए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनाए, एल्कोहल से बनाए, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड से बनाए। ये सारा चीज़ आपने देखा होगा। अगर बच्चों वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ उनको देख ही लेना, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लगे। और जब वहाँ आप समझ गए चीज़ों को तो आपको रिएक्शन कराने में आपको तकलीफ नहीं होगी, राइट ना। तो चलिए आप मुझे बताइएगा कैसा लगे क्लास, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बता देंगे, राइट ना। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो आप देखेंगे तो पूरा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, आप भरोसा करिए। चैनल में नया है तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो आप सभी को मिलते रहेगा, राइट ना। और जो भी आपके फ्रेंड है, दोस्त यार है, उनको आप जरूर शेयर कर देंगे। देखते हैं आज का जो हमारा क्लासेस है ना। एल्केन के सामान्य गुण है ना, तो इनका पहला गुण है भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा आपको करना है। पहला इनका स्टेट क्या होता है ना, स्टेट, ठीक, अवस्था। तो पहला इनका अवस्था है, देखिए प्रथम चार जो मेंबर वाला कार्बन होगा, एक से लेकर के चार, मान लो कार्बन की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो सब के सब क्या होंगे, रंगहीन होंगे और गंधहीन होंगे। मतलब कोई उस पर गंध भी नहीं आएगा और कोई उस पर रंग नहीं रहेगा। ये पहला इनका बता रहे अवस्था का। दूसरा देखते हैं, आगे 13 जो मेंबर है, 5 से लेकर के 17 तक जो मेंबर है वो आपके रंगहीन होंगे और गंधहीन बेंजीन के समान रहेंगे, राइट ना। अगला है शेष सभी जो, और 17 के बाद जो मेंबर बढ़ते जाएगा कार्बन का, है ना, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड का, है ना, तो वहां पर बाकी जितने भी मिलेंगे वो आपके सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, ठोस अवस्था में मिलेंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। देखिए ये हमारे पेपर में पूछने की ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन हमारे नॉलेज के लिए ये हमको पढ़ना पड़ता है, राइट ना, ताकि हम उनके बारे में अगर डिटेल कर रहे हैं तो उनके बारे में नॉलेज तो होना चाहिए ना भाई। ऐसा नहीं कि आपने पूरा रिएक्शन देख लिया, बनते कैसे वो भी देख लिया, लेकिन आपको उनका प्रॉपर्टीज मालूम नहीं, उनका गुण मालूम नहीं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा गुण तो आपको मालूम होगा ही होगा ना, कि सर कैसे पढ़ाते हैं, डांट के तो नहीं पढ़ाते हैं, प्रेम से पढ़ाते हैं, राइट ना। और बीच बीच में आपको बताते भी हैं कि कैसे हमको पढ़ना है, उनके बारे में आपको मालूम है। और मुझे भी मालूम है कि कौन कौन से बच्चे मेरे चैनल को कमेंट करते हैं और बताते भी हैं कि सर आपका क्लासेस कितना अच्छा है। मुझे भी पता है आपका गुण, ठीक है, वैसे इनका भी गुण है बच्चों। दूसरा है, ये तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये इतना कवर हो गया, क्लियर। अब देखते हैं गलनांक और क्वथनांक देखते हैं। जो हमारा बीपी और एमपी है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे बच्चों इनका साइज बढ़ते जाएगा, कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा, नंबर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बीपी एमपी भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ है कंपाउंड कार्बन का जो आपका चेन के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना, कैसा होगा। तो ये गलनांक क्वथनांक भी क्या होते हैं, जनरली बढ़ते हैं। ये तो आप लिख लेंगे। एमपी का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट और बीपी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का हम लोग बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या चीज होते हैं, घुलनशीलता क्या चीज होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो वाटर है जो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर का मतलब क्या समझे, यहाँ पर हम लोग एक वर्ड लिख देते हैं पोलर। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय हिंदी में, है ना। अब ये ध्रुवीय मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ध्रुवीय मॉलिक्यूल वो होगा जो प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो ये वाटर भी डिवाइड होते हैं, अमोनिया भी डिवाइड होते हैं, SO2 भी डिवाइड होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। अच्छा मैंने यहाँ पर लिखा है पोलर सॉल्वेंट लिखा है ना। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं इस पोलर मॉलिक्यूल में, ओके। अब देखते हैं हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक है। इसका नाम है बच्चों एल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या बेंजीन है। इसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। कौन, एल्केन का बात कर रहे हैं, एल्केन का नेचर का बात कर रहे हैं। और देखते हैं इनका अणु भार के बारे में हम लोग अगर बात करें बच्चों, तो जैसे जैसे अणु भार बढ़ते जाएगा तो वैसे वैसे इनका सॉल्युबिलिटी भी क्या होते जाएगा बच्चों, घटते जाएगा। मतलब जैसे अणु भार आप बढ़ाएंगे, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए आपने शक्कर थोड़ा सा लिया, जल्दी जल्दी घुलेगा, लेकिन जैसे जैसे उनका क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएंगे तो मुझे लगता है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, राइट ना।
और वो तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हम एल्केन के लिए पढ़ रहे हैं, तो एल्केन में जैसे जैसे उनका साइज बढ़ते जाएगा, है ना, सॉल्युबिलिटी क्या होगा बच्चों, घटते जाएगा। इतना बातें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में समझ आ गए। अगर हम डेंसिटी का बात करें, घनत्व का बात करें, है ना, तो ये घनत्व भी क्या होते हैं, साइज बढ़ने के साथ साथ इनका डेंसिटी भी क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इतना बच्चों ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्लियर समझ में आ गया कि कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इनका देखें, इतना क्लियर आपको हो ही गया होगा। अब चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग इनके रासायनिक गुण की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसके रासायनिक गुण के बारे में थोड़ा हम आपको बता रहे हैं। देखिए इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है ना, तो इनकी जो रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो रासायनिक इनके गुण होते हैं, ये क्या होते हैं बताऊं बच्चों, ये दरअसल क्या होते हैं, जो एल्केन होते हैं, इनको पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो ये कम क्रियाशील होते हैं, राइट ना। तो ये कुछ एसिड है, कुछ और हमारे पास कंपाउंड है, उनके साथ में बहुत कम रिएक्शन दिखाते हैं, राइट। लेकिन जैसे हम लोग इनके कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, ये क्लियर समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, जिसमें मेनली क्या क्या हम लोग देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आज हम लोग समझेंगे। इसका अगले वाला जो लेक्चर होगा, इसके और रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन आते हैं उनको हम लोग पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड, इसके और अगले पार्ट को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड, तो इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारे पास एल्केन होते हैं, इनमें कैसे हमारे पास रिएक्शन काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन इनका क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इनमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सबसे पहले समझेंगे, राइट ना। तो ये देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। बारी बारी से समझते जाएंगे तो चीजें क्लियर होती जाएगी, राइट ना। इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में RXN, ठीक है, क्लियर। तो इनमें प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया होते हैं वो क्या क्या आते हैं उनको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो इनमें आते हैं हमारे पास, सबसे पहले है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। अब मैं आपको बताऊंगा, इनका भी डेफिनेशन आपको बताऊंगा, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, राइट। पहला है हैलोजनीकरण, इनको कहते हैं हैलोजनेशन, हैलोजेनेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। और तीसरा है सल्फोनीकरण, 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 सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक है। तो ये तीन चीज आप देख पाएंगे। पहला है हैलोजनीकरण, दूसरा है नाइट्रीकरण और तीसरा है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या चीज होते हैं इनको आप अच्छे से कर सकते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है। स्पेलिंग में कहीं थोड़ा मिस्टेक होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तीनों आप देखेंगे, पहला है हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। एक और है क्लोरोसल्फोनीकरण। तो ये तीनों आप कर लेंगे तो वो आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। जब एल्केन से रिएक्शन जब हम किसी का करवाएं, जब एल्केन के ऊपर किसी मॉलिक्यूल या एटम का ऐसा रिएक्शन कराएं कि उनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उनमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट ना, आंतरिक संरचना पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब किसी एक मॉलिक्यूल पर उपस्थित एटम या ग्रुप को हटा के कोई दूसरे एटम या ग्रुप अगर हटा के आ जाते हैं तो उनको कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। मान लीजिए मेरे पास AB बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ पर C है, राइट, और ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, A और यहाँ पर बन गया प्रोडक्ट में C और यहाँ पर बाहर निकल गया B। इससे क्या समझे आप बताइए। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि इस मॉलिक्यूल पर इस एटम या ग्रुप ने जा करके उसको हटा दिया। तो ये इनका डेफिनेशन होगा। आपको समझ में भी आना चाहिए कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या चीज होता है, जिसमें कोई एटम या ग्रुप, है ना, अगर कोई दूसरे एटम या ग्रुप को हटा के उनके जगह में अगर आ जाते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में आंतरिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा उनमें कोई चेंजेस नहीं होता है ना,
ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ये 3 प्रकार के मिलेंगे बच्चों, हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। ये तीनों को हम लोग समझेंगे। इसके बाद में जो और रिएक्शन होगा इनका केमिकल रिएक्शन, उनको हम लोग अगले वाला लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो प्लीज़ बोर मत होइए, आप पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखते हैं, पहला है हमारे पास हैलोजनेशन। ठीक है, देखते हैं हैलोजनेशन क्या चीज़ होते हैं। हैलोजनीकरण है ना, तो अगर हैलोजन के द्वारा एल्केन से अगर कुछ एटम या ग्रुप को हटा करके अगर वो खुद आ जाता है हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, X2 इसको लिखते हैं, राइट ना। देखते हैं, ये हमारे पास है R और ये हमारे पास H। अगर ये हैलोजन हटा दे X2 अगर आ गया, लेकिन एक बात याद रखना, ये अंधेरे में ये रिएक्शन नहीं होता है। इसको जब हम लोग सनलाइट देते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, सनलाइट देते हैं या फिर हम लोग यूवी लाइट देते हैं या टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, तब के कंडीशन में बच्चों ये रिएक्शन काम करती है। ये बात समझ में आ गया। हैलोजनीकरण होने के लिए आपका सनलाइट का होना या यूवी लाइट का होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। अगर ये दोनों हैं तभी ये रिएक्शन काम करेगा। ये अंधेरे में डार्क अगर है वहाँ पर कोई कंडीशन, तब वो रिएक्शन काम नहीं करेगा। देखते हैं ये क्या होगा। ये R का R हो गया हमारे पास में, है ना, और ये हैलोजन इसको हटा देगा और ये हो जाएगा हमारे पास X, और प्लस में ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा X। इसका नाम है एल्किल हैलाइड। क्या नाम है, एल्किल हैलाइड इसका नाम होगा। अब यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हमारे पास H है, बताने के लिए है, CH4 भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर है Cl2 ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे CH3 हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बन के बाहर निकल गया, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास Cl। इसका नाम है बच्चों मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और उनमें नोट डाउन भी आप करते जाएंगे, तब क्लियर होगा। अब चलिए इनके और स्टेप को देखते हैं, काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इनका पहला हम लोग देखते हैं, इनको A B में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर हम क्लोरीन लें, अगर किसी को हटाने के लिए अगर क्लोरीन लें तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीनीकरण हो जाएगा। कैसे, अगर हम क्लोरीन के द्वारा किसी को हटाएं तो क्लोरीनेशन होगा। कैसे होगा, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, इसका नाम बच्चों बताइए, एथेन इसका नाम होगा। क्लियर है। अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Cl2 दे देंगे, तो यहाँ क्लोरीन देने का बात कर रहे हैं, तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 होगा और ये CH2 होगा, और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास HCl। तो इसका नाम क्या होगा बताइए जरा, इसका नाम होगा क्लोरो एथेन हो जाएगा। क्या नाम होगा, या 1 क्लोरो एथेन इसका नामकरण होगा, IUPAC नामकरण। ठीक है, और देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये है CH क्या है 4 है, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेते हैं, Cl2 यूज कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, और ये Cl और प्लस में क्या बाहर निकल जाएंगे HCl। इसका मतलब ये हुआ क्लोरीनेशन। अब देखते हैं बच्चों ब्रोमीनेशन। अब ये ब्रोमीनेशन क्या है, ब्रोमीनेशन क्या होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आते हैं। MSc पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी एक काम आते हैं, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये तो 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, उसी चीज़ को मैं रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर देखते हैं ब्रोमीनेशन का मतलब क्या है। अगर बच्चों मेरे पास CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, इसका मतलब ये सीधा सीधा एल्केन है। एल्केन का मतलब क्या है बच्चों, ये है मेरे पास एथेन है, 2 कार्बन देख के एथ सिंगल बॉन्ड है तो N। अगर हम लोग ब्रोमीनेशन कर रहे हैं तो Br2 के साथ रिएक्शन करवाना होगा हमको। तो यहाँ पर क्लोरीन हम लोग ले रहे थे बच्चों, अब क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर ले लेंगे बच्चों ब्रोमीन, और एक ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। यहाँ का एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, किसके द्वारा हटाया गया है, ब्रोमीन के द्वारा। तो इसका नाम होगा, अभी कह रहे थे 1 क्लोरो एथेन, अब इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो ब्रोमोन इसका नाम होगा, 1 ब्रोमो एथेन इसका नाम होगा, 1 ब्रोमो एथेन इसका नाम होगा। तो ये है बच्चों ब्रोमीनेशन। तीसरा है हमारे पास C नंबर हम लोग दे सकते हैं फ्लोरीनेशन, है ना। तो ये फ्लोरीनेशन क्या होता है, फ्लोरोनीकरण। ठीक है, अब ये फ्लोरीनेशन क्या चीज होते हैं, फ्लोरोनीकरण क्या चीज होते हैं। तो फ्लोरीन के द्वारा अगर हम हटा दें तो आप बना सकते हैं बिल्कुल, अगर फ्लोरीन के द्वारा हम हटा दें हाइड्रोजन को, फ्लोरीनेशन होगा। मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर मैंने ले लिया F2 ले लिया। ओके,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, CH3 होगा और ये CH2 होगा और यहाँ पर बच्चों आयोडीन होगा। चाहे आप ये साइड में रख दें, ऊपर रख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। चाहे आप यहाँ का भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम क्या होगा बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट ना, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ पर फ्लोरीन लेंगे हम लोग, आयोडीन क्यों लेंगे भाई, फ्लोरीन ले रहे हैं तो फ्लोरीन लेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 फ्लूरो एथेन इसका नाम होगा। अगर आयोडीन लेंगे तो 1 आयोडो क्या नाम होगा। अगर आप चाहें तो आयोडीनेशन भी बना सकते हैं, आयोडोनीकरण भी बना सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडीनेशन में क्या होगा CH3 और यहाँ पर प्लस में क्या लेंगे I2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, बता सकते हैं क्या, बना ही देता हूँ। CH2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों I। तो ये क्या हो जाएगा 1 आयोडो एथेन इसका नाम होगा। क्लियर हो गया आप सभी को कि कैसे हम लोग हैलोजनीकरण में 4 चीज देखते हैं। लेकिन बच्चों अगर इनका हम आर्डर दें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये क्या है हमारे पास आयोडीन। सबसे कम क्रियाशील ये होते हैं और सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये होते हैं। हाई प्रोडक्ट सबसे फटाफट रिएक्शन करने वाला होता है हमारे पास ये फ्लोरीन और सबसे कम क्रिया करने वाला होता है हमारे पास आयोडीन। अगर बच्चों हम लोग एक पीरियोडिक टेबल का बात करें तो ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये होते हैं हमारे पास आयोडीन। क्लियर है। एक बात समझिए, इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। जैसे साइज बड़ा होते जाएगा तो उनका रिएक्शन करने का जो रेट होगा वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। ये 17 ग्रुप के लिए समझ में आ रहा है। और यहाँ पर इसको हम लोग देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है और इसका विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसीलिए ये फटाफट रिएक्शन कर जाता है। तो ये कम हमारे पास रिएक्शन करते हैं और ये फटाफट रिएक्शन करते हैं, राइट ना। ज़्यादा हमारे पास ये क्लोरीन और फ्लोरीन में अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया कि हम लोग ये हैलोजनीकरण क्या चीज होते हैं उनको हम लोग पूरे क्लियर ढंग से समझा, राइट ना। इसको नोट डाउन आप कर लिए होंगे और इनको स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद नाइट्रीकरण देखेंगे। चलिए इसको मैं क्लीन कर देता हूं, आपने देख भी लिया होगा, क्लियर समझ भी लिया होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बच्चों कि नाइट्रीकरण क्या चीज होते हैं, नाइट्रेशन क्या होते हैं। काफी अच्छा वीडियो है, इनको आप अच्छे ढंग से देखिए, समझिए इनको अच्छे से, और राइट, तब आपका पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, राइट ना। तो ये चीजें आप अच्छे ढंग से समझे बच्चों, काफी अच्छा वीडियो है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा वेट करिए, क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे बच्चों, ठीक है। चलिए काफी मेहनत लगते हैं वीडियो बनाने में, तो इसलिए लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे बच्चों, ठीक। चलिए ये तो हो गया हमारे पास पहला, इसका हैलोजनीकरण कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग बच्चों नाइट्रीकरण। जब भी नाइट्रीकरण का हम लोग बात करते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रीकरण में होगा क्या, हमारे पास HNO3 लेंगे। अब HNO3 को हम लोग लिख सकते हैं OH माइनस में और NO2 क्या में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, राइट ना। तो ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं, सांद्र होते हैं। तो ये हमारे पास है, ये तो समझ में आ गया। अब ये दूसरा है हमारा नाइट्रीकरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाइट्रेशन, एक बार और लिख देता हूँ नाइट्रेशन, ठीक है। अभी नाइट्रेशन क्या होगा, ये हमारे पास क्या है बताइए जरा, ये हमारे पास एल्केन है, क्लियर है। अब यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रिक एसिड, क्या है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड, लिख सकते हैं बिल्कुल, ये कॉन्सेंट्रेट है। इनको जब हीट करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, ये है हमारे पास एल्केन और ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3। जब रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो ये बाहर निकल जाएंगे, ओके। तो बाहर निकलेंगे तो क्या बचे रह जाएंगे R, और यहाँ पर बचे रह जाएंगे हमारे पास NO2। तो ये क्या है मुझे आप बताएंगे, एल्किल, ये नाइट्रो ग्रुप है, NO2 है, एल्किल नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप ले सकते हैं CH3 और यहाँ पर CH3 ले सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर है OH माइनस फॉर्म में होते हैं, यहाँ पर ये माइनस है, और NO2 प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास NO2, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएंगे, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्या बाहर निकल जाएगा, OH, जल बन के निकल जाएगा। यहाँ वाटर बना के आप क्या कर दीजिएगा, रिमूव कर दीजिएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास CH3 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH2, देखो CH3 CH2, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का OH जल बन के बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास NO2 हो जाएगा, और यहाँ वाटर बना के हमने बच्चों बाहर निकाल दिया। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यही होते हैं हमारे पास नाइट्रीकरण। जब एल्केन को
नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर नाइट्रो आ जाते हैं हटा के, हाइड्रोजन को हटा के, ये होते हैं हमारे पास नाइट्रीकरण। अब देखते हैं सल्फोनीकरण, है ना, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होते हैं? सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होता है बच्चों, हम लोग लेते हैं H2SO4, ये भी कॉन्सेंट्रेट, और इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग बना लेंगे R और ये H हो जाएगा, है ना, और चाहे तो आप चेन को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इनको ब्रेक कर लेते हैं OH माइनस में, और यह हो जाएगा SO3H, इतना हमारा कन्वर्ट हो जाएगा प्लस और माइनस में। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसको लेके चला जाएगा, है ना, तो प्रोडक्ट का क्या बनेगा, यहाँ R हो जाएगा और SO क्या होगा 3 और H होगा, और बाहर निकल जाएगा बच्चों H2O। इसका नाम क्या होगा, एल्किल सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा, राइट। तो ये इसके जगह में आप वैल्यू रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, और यहाँ पर CH3 रख सकते हैं, और यहाँ पर आप बच्चों करा रहे हैं रिएक्शन OH, और यहाँ पर हो जाएगा SO3 और ये H है, ठीक है। इनको हीट करेंगे, क्या बनेगा आप मुझे बना के दिखाएंगे, राइट ना। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया बच्चों कि कैसे हम लोग ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हमने देखा। इसमें 3 चीज आते हैं हमारे पास, क्या क्या चीज़ है बताइए, हैलोजनीकरण, जिसको तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे ढंग से, और है हमारे पास नाइट्रीकरण, और ये है हमारे पास सल्फोनीकरण। चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको जरूर आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से देखा कि कैसे यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन काम करते हैं एल्केन में, उनको आपने देखा, और ये है सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन के अंतर्गत, राइट ना। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत इतने सब चीज आएंगे, और आपके पेपर में दे सकते हैं, ये हैलोजनीकरण पूछ सकते हैं, नाइट्रीकरण या सल्फोनीकरण, कोई भी एक दे सकते हैं आपको। ये बात आपको ध्यान रखना है, हम बनाते कैसे हैं। बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगा तो सब चीज आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए, तो पूरा आपका क्लियर होते जाएगा। अब इसके बाद इनका और जो अगला वाला रिएक्शन होगा उनको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए फ्रेंड, आपके जो भी दोस्त यार है उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से जितने भी वीडियो रहेंगे आगे मिलेगा भी तो भाई ना, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छा है और सीक्वेंस से मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए फ्रेंड, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।